अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी जो प्रोग्राम हमारा रहा वो तालीमी इदारों के हवाले से रहा, हायर एजुकेशन के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो हमारी जामियात हैं उनके जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस आए। मसाइल क्योंकि इतने सारे हैं कि बहुत सारे पैगामात प्रोग्राम के बाद भी हमें मौसूल होते रहे कि इन मामलात पर गुफ्तगू कीजिए, इस मसले के ऊपर बात कीजिए। तो इंशाअल्लाह जब इसके ऊपर आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर ऐसे और प्रोग्राम्स भी आपके लिए लाते रहेंगे। और उसके साथ साथ इससे पहले भी इस चीज़ की निशानदही कर चुका हूँ कि जो सतही मामलात और मसाइल हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से है, एक आम आदमी के मसाइल से है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते रहे हैं और करते रहेंगे। और इसके साथ साथ दीगर मामलात हैं, हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं। सुबह का जो वक्त है ये बड़ा अहम है और कोशिश यही होती है कि हालात हाज़रा से आपको आगाह रखा जाए। और जनाब, इसके साथ साथ नौजवानों के जो मामलात और मसाइल हैं, नौजवानों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है अपने मुस्तक़बिल के हवाले से, उन मामलात पर भी हमने गुफ्तगू की है और इंशाल्लाह ये कोशिश आगे जारी रखेंगे। आज क्योंकि मेहमान बड़े ख़ास हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तो कोशिश करूँगा कि उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान का जो तारुफ़ है वो तो ख़ासा तवील है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे जो दोस्त हैं चंद करीबी, उनमें आपका शुमार होता है। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग हमें मैसर हैं। आप एक नौजवान, एक प्रोफेसर भी हैं, एक टीचर भी हैं, दर्स व तदरीस से भी आपकी वाबस्तगी है, मीडिया इंडस्ट्री से आपकी एक बड़ी पुरानी वाबस्तगी रही है, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, आप देखते होंगे, शायद लोगों के इल्म में ना हो, उनको सिखाने वाले, काम उनको बताने वाले, ये हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत है। इसके अलावा बिज़नेस से भी आपका ताल्लुक़ रहा और बहुत सारे कामों में ख़ुद को जो है मसरूफ़ रखा, सियासत के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहे और बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल हैं। बहुत थोड़े ऐसे पाकिस्तान में लोग होंगे जिन्होंने सियासत भी की और बड़ा नाम भी कमाया सियासत में रहते हुए। अवामी खिदमत का भी आपको बड़ा एक वसी तजर्बा है। और इसके साथ साथ तारुफ अगर मैं करवाता चला जाऊँ तो शायद ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। मेरे बहुत दहीना दोस्त, बहुत ही अच्छे इंसान जनाब तंजील अब्दुर्रऊफ़ साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहूँगा। तंजील साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सर थैंक यू सो वेरी मच। मैं ये देख रहा था कि अभी मुझे बुला लें, आपने इतना तो मुझे भी नहीं पता था यासिर भाई की। नहीं यासिर भाई, थैंक यू सो वेरी मच यासिर भाई, आपकी एक मोहब्बत है और आप जिस तरह इंट्रोडक्शन देते ना, ये एक बड़ा नायाब अंदाज होता है। सर सर जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला नहीं। वैसे तंजील भाई ये फरमाइए, क्या मसरूफियात हैं और सियासत में भी रहे, दरसो तदरीस का, अब ये सारे सारे बड़े मुश्किल काम हैं। मैं अक्सर बच्चों को मैं जब जाता हूँ ना उनको बताता हूँ तो वो कहते हैं इनमें से कोई एक काम करना भी हमारे लिए मुश्किल है, और आप हमेशा से इन तमाम कामों में मसरूफ़ रहे, टीचिंग करना, निजी इदारों में काम करना, मीडिया चैनल में अहम जिम्मेदारियाँ निभाना, सियासत करते रहना, और वो भी बड़ी मुश्किल सियासत की है आपने शहर कराची के अंदर। तो ये सब कैसे हुआ और आजकल क्या मसरूफियत है, मैं चाहूँगा सर। थैंक यू सो वेरी मच यासिर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो टाइम गुजारा बड़ा अच्छा गुजरा, और ये था कि पाकिस्तान में रहते हुए काफ़ी वर्कोहॉलिक सिस्टम रहा। और कराची का जो लड़का होता है ना, मैं ये कहता हूँ कि वो जो कराची का प्योर, मैं आई एम अ प्योर कराची आइट एंड आई लव टू बी अ कराची आइट, ठीक है। मैं तो मजे से कहता हूँ मैं कराची आइट हूँ, और फिर पाकिस्तानी कराची आइट हो ना तो एक अलग ही कहानी होती है। तो कराची बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ सिखाया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा मज़ा आता था, उस वक्त मेहनत करते थे, एक नौजवानी और आप लग जाते थे और एक जुस्तजू होती थी कुछ अच्छा करने की, तो उस करने में बड़ा कुछ किया, अल्लाह का शुक्र। पहले खुद पढ़े, फिर पढ़ाते रहे, और साथ साथ आप तो जानते हैं मीडिया में हम साथ रहे, पुराने मीडिया के दोस्त तो ये जरूर है, यासिर और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती, हम लोग उस जमाने के मीडिया जब वो सिर्फ एक चैनल, प्राइवेट चैनल आया था, ठीक है, केबल भी नहीं था, हम तो पुराने जमाने के, ठीक है। तो मिड 2000 से हम लोग आते थे, वीजे होते थे, ये भी होते थे, हम भी होते थे, तो 12। तो ये एक बड़ी अच्छी जर्नी थी। और उसके बाद खैर आते आते चलते थे, पढ़ाना शुरू किया, फिर पॉलिटिक्स में रहे। पॉलिटिक्स में मैंने बिल्कुल ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि 4 आने क्या, 1 आने की भी करप्शन नहीं की, ठीक है। मेरे मतलब मैं खुद कहता हूँ ना, मेरे साथ कोई भी सी नहीं जुड़ा हुआ, ना क्राइम है ना करप्शन है, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा खुश रहा, जितनी कैपेसिटी में काम किया, मेहनत की, और लोगों के लिए किया, सियासत को इबादत समझ के किया,
क्योंकि हमने यही सोचा सुना था और अपने बड़ों से सीखा था कि अगर लोगों की तुम खिदमत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए करेगा। तो मैंने हमेशा खल्क़े खुदा की कोशिश की और खुदा ने मेरी बड़ी मेहनत बड़ी रहना सब कुछ किया अल्लाह ने मेरे लिए। तो बस ये कि उसके बाद जब हालात देखे सियासत के, और जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि नहीं अब बहुत एक, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं स्टीरियोटाइप वाली बात नहीं करूँगा, एक जेनेरिक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए, बट फिर मैंने आइडेंटिफाई ये किया कि अब इस सियासत में अब बहुत ज़्यादा मुनाफिकत का अमल दखल आ चुका है और आप बगैर मुनाफिक रहे कुछ अच्छा नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये मैं अपनी कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ, इसमें कोई बुरा ना माने, क्योंकि बहुत अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं और लोग काम कर रहे हैं, बट मुझे आइडेंटिफाई ये हुआ कि नहीं यार, अब आप नहीं कर सकते वो काम जिस तरह आप पहले कर रहे थे खिदमत, या जिस तरह आप लोगों के पास थे, लोगों के साथ थे। मुझे आज भी याद है 4 साल पहले लास्ट हमारा लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा था और बहुत तेज बारिश हुई थी और बकरा ईद में बाकायदा लोगों के, जानवरों के जो है वो घुटनों तक पानी भरा हुआ था गुलशन इकबाल के इलाके में, और मैं वहाँ से इलेक्टेड था। तो यकीन जाने उस वक्त हमें भी गम हो रहा था, और एक खातून मेरे साथ उन्हें रोई थी, उनकी बेटी का जहेज था, और सही बताऊं तो उनकी कोई सेकंड मैरिज थी उस लड़की की, और वो सब पानी, गटर के पानी की नजर हो रहा था। तो हमने उस वक्त निकाल के रखा था। तो वो गम, वो तकलीफ, वो दर्द जो है ना, वो मैंने फील किया और रोया हूँ मैं लोगों के साथ। ठीक है, अरे ऐसा नहीं, मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ और शायद इसीलिए मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ और लोगों के साथ जुड़ जाता था, तो मुझे बहुत तकलीफ भी होती थी। बट मुझे बाद में आइडेंटिफाई हुआ कि तंजील साहब आपने, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ जितना हम कोशिश कर सकते थे। कुछ अच्छे मेरे साथ सीनियर्स थे जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने काम भी किया, मेरे कहने पे काम भी हुआ, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारा काम था कि हम आइडेंटिफाई करा के, हम इलेक्टेड थे उस दौर में, और हम काम करवा दिया करते थे। किसने लड़ते झगड़ते रोते गाते हंसते कहते, ठीक है, डरा के प्यार से किसी की ठोरी पे हाथ लगा के, मगर एट द एंड काम हो रहा था। मगर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कराची का, ये परमानेंट सोल्यूशन पाकिस्तान का भी नहीं है। ठीक है, आप एक हद तक तो कर सकते हैं, या आप एसओएस में तो कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर आप ये कहें कि मैं यही करता रहूंगा जिंदगी भर, तो ये हो नहीं सकता, ऐसे नहीं चल सकता, ऐसा हो नहीं सकता। तो अकल और फहम, या तो फिर मैं ये कहता हूँ कि हम या तो इतना पढ़ते लिखते नहीं, और हम ज्यादा पढ़ना लिखने से बाद अगर आप शऊर की बात कर जाते हैं तो फिर डेफिनेटली आपका शऊर आ जाता है, फिर आप सवाल पूछते हैं और लोगों से आइडेंटिफाई करते हैं। और यकीन जाने मेरा यासिर, चूंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक हूँ, आप पर्सनली भी जानते हो, हम तो सेल्फ मेड लोग हैं यार, बस में लटक के जाते थे। ठीक है, मैं तो गुलशन से जब हम जाते, तो मैं तो गुलशन में रहता हूँ, तो मैं 7H में लटक के जाता था। जिन्हें पता है 7H लंबी वाली बस चलती थी, 4M चलती थी, तो हम तो उसमें स्टूडेंट वाला कार्ड दिखा के आपको, अभी भी ठीक है, इतनी पूरी पुरानी बातें नहीं है, तो मैं कोई बाबा आदम की बात नहीं कर रहा, तो हम तो वो थे पहले ही, अभी मैं बता रहा हूँ, हमने खुद अपने पैसों से बाइक खरीद के, गाड़ी खरीद के, हम सेल्फ मेड लोग हैं। तो फिर मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि यार जिस मुल्क में महंगाई आपके मिडिल क्लास फैमिलीज के लड़कों को तोड़ रही हो, ठीक है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए काम करती हैं, जो ये कहती हैं, आप उनसे ये तवक्को रख रहे हैं कि वो कुछ करेंगे या कोई बात करेंगे या कोई सोल्यूशन देंगे, तो वो ना करें। फिर आप ये देखें कि मैं दूसरे का घर तो बचा रहा हूँ, मगर मेरे अपने घर में भी तो आग लगी हुई है। मुझसे मेरा खुदा, मेरा अल्लाह पहले ये पूछेगा, भाई तुम्हें एक औलाद दी थी, तुम्हें तुम्हारा घर दिया था, तुमने उसके लिए क्या किया, तो पहले मैं उसका जवाब दे जाऊँ। तो फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि नहीं यार, इट्स बेटर कि आप इस वक्त थोड़ा सा आप अपने आप को संभालें, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आप जब तक खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप दूसरों को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है तंजील, मोटिवेट कैसे रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं हालात को देखते हुए। अभी कुछ देर पहले जैसे हम आप तस्करा कर रहे थे कि जिन हालात से हम गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, शायद दुनिया में ऐसे लोगों ने वक्त देखे हों, और उसके बाद फिर हिम्मत को जमा रखना, अब ज़ाहिर है कि हम भी एक उम्र को अपने पहुँच रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो, कैसे अपने आप को समेट के रखा जाए, कैसे वो एनर्जी लाई जाए, वो कैसे कोशिश करें कि जहाँ पे जाबजा नाइंसाफ़ियाँ हो रही हों, जो कुछ आप फेस करते आए, क्योंकि मेरी और आपकी और दीगर नौजवानों की कहानी ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं है, जो कुछ होता रहा है, फिर क्या किया जाए ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि यहाँ तो कोई ना उम्मीद नज़र आती है, ना कोई संत नज़र आ रही है, हो क्या रहा है, क्योंकि जब नाइंसाफ़ी होगी, जब अकरबा परवरी होगी, जब इस तरह के मामलात होंगे, तो फिर क्या किया जाए सवाल ये जैसे मैं तो तमाम नौजवानों को बोलता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स आज भी मुझसे कांटेक्ट में होते हैं। मैं यूनिवर्सिटी कराची की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में नाम नहीं ले सकता, अच्छी तमाम बड़ी जामियात में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता रहा, खुद पीएचडी कर रहा था, कर रहा हूँ अभी भी, तो मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। काफ़ी अब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, क्योंकि यार मैं बहुत अरसे तक गायब रहा, तो मतलब गायब इनडायरेक्ट में कहीं गया, मुझे कोई नहीं गायब किया, मैं खुद जो है वो अपने कामों में, अपनी चीज़ों में मसरूफ रहा।
तो यकीन जाने लोग लिटरली पता है लोगों में मायूसी और डिमोटिवेशन डिमोरलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब मैं सबसे ये कहता हूँ कि यार देखो, सबसे पहले आप आप अपने मईशत माश के लिए देख लो, क्योंकि इस वक्त जिस तरह का ताल्लुक है, अगर तुम अच्छा कमा रहे होगे ना, तो तुम अपने पैसों में से अच्छी ज़कात, सदका, फितरा, फिदिया जिसको हम है या किसी की हेल्प कर सकोगे। अगर तुम ही खुद अच्छा नहीं कमाओगे तो तुम जो तुम्हारे पास अगर तुम्हें जिसको दिल भी चाहेगा मैं इसकी हेल्प कर सकूं, तो तुम कैसे हेल्प करोगे? फॉर दैट रीजन यस, मैं अब तमाम लोगों को कहता हूँ कि यार एक तो मोटिवेट रहने के लिए सबसे सबसे बड़ी बात पता है क्या, मैं आज भी कहता हूँ, जैसे बहुत सारी गलतियां मैं इस बात पे कहता हूँ आपकी और मेरी नहीं है, मेरी जनरेशन और आपकी जनरेशन की गलतियां नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सारे से सारे, आई एम सॉरी टू से, आपके शायद प्रोग्राम से बोलो, ये जो बाबे काके थे ना पुराने, ठीक है, मेरे लिए मेरे बाप, मेरे चचा, मेरे ताया, मेरे मामू, मेरे खालू की उम्र के दादा, मैं उन सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये गलतियां कहीं ना कहीं उस जनरेशन की रही हैं। ठीक है, आप और मैं तो भुगत रहे हैं, सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आज लड़का भुगत रहा है, वो लड़का इस वक्त कोई 19 साल का, कोई 20, 21, 22 साल का है। यार आप कोशिश ये करें कि अपने करियर को एक डेप्थ दे अपने करियर में, और अपने करियर में डेप्थ देने के बाद पढ़ाई करें या कोई भी एक्टिविटी हासिल करें। मैं तो पढ़ाई की बात भी कहता हूँ कि यार तो वो लड़का ना जो यूनिवर्सिटी जा रहा है, वो लड़का जो यूनिवर्सिटी जा ही नहीं रहा, बिल्कुल सही, ठीक है, तो आप अपनी कोई स्किल्स आइडेंटिफाई करें, आप स्किल्स हासिल करें, मगर अपने माश को पहले फोकस करें। अगर आपका माश सही होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप भी किसी की हेल्प कर सकेंगे, वरना अल्लाह ना करे आप किसी के लिए हेल्प लेने ना चले जाएं। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है, यहाँ से बहुत बुरे हालात हैं, महंगाई बहुत उरूज पर है। प्रॉब्लम ये कि उस महंगाई पे कोई बोल भी नहीं रहा, हम सारे के सारे इतने कोई बेहिस हो चुके हैं, हम अपने आप को इतना दबा रहे हैं, इतना दबा रहे हैं कि ठीक है ना, पेट्रोल 4 रुपए महंगाई हो गया ना, अच्छा वो 6 रुपए नहीं हुआ, ऐसे ही अच्छा हुआ ना। अब देखिए खामोशी से गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। हाँ, अभी थोड़ी सी देर से सिर्फ 4 दिन के लिए डॉलर जो है वो पाकिस्तानी रुपीस थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, जस्ट बिकॉज कि आपके पास एक बाहर से इन्फ्लक्स आया फॉर द टाइम बीइंग। फिर क्या करोगे यार 8 महीने बाद? अब लोग ये नहीं सोच रहे। मैं ये कहता हूँ कि यार अब नौजवान लड़कों को नहीं सोचना चाहिए कि आप ये आइडेंटिफाई करो यार तुम मेहनत कैसे करोगे, क्योंकि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम जितना इन डेप्थ जा सकते हो अपनी स्टडीज को या अपनी एक्टिविटीज को जिसमें भी तुम हो, तो तुम आगे बढ़ सकते हो। दूसरा मैं आपको बताऊँ जो आपसे रिलेटेड है, जो मैं कहता हूँ लोगों को मोटिवेट रहना चाहिए, आप अपनी जिंदगी में कोई एक स्पोर्ट्स जरूर रखें, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स रखेंगे ना तो आप फोकस रहेंगे। स्पोर्ट्स आपको फोकस दिखाता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आप एक्सरसाइज करें, टेबल टेनिस खेलें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, आपको एक स्पोर्ट्स आपको फोकस करता है। और इस चीज में प्रॉब्लम है कि हमारे आज जो गली की क्रिकेट खत्म हो चुकी है। आप और मैंने, हमने जिंदगी में गली की क्रिकेट वो टेप फाड़ के हम जो बॉलिंग कराया करते थे, अब आपको गली में क्रिकेट नहीं मिलती। ठीक है, अगर आप पूरे माशरे को 2 हिस्सों में कर भी देंगे, एक अमीर और एक मुतवसत या गरीब, तो अमीर के गलियों में भी नहीं मिलती और गरीब मुतवसत के घर में भी नहीं मिलती। सबने कहीं गेम्स चले गए, कहीं नेटफ्लिक्स पे चले गए, सब चले गए। स्पोर्ट्स आपको वो फोकस देता है कि आपने अपनी जिंदगी में गोल क्या अचीव करना है। बहुत अच्छी बात। तो क्योंकि वो होता है कि यार मुझे गेम जीतना है, हम कहते हैं ना यार वो 6 बॉलों पे 8 रन चाहिए या यूं करना है, वो तुमने वहां नॉक करके जो है वो तुमने सिंगल लिया था। वो जो फोकस था ना, वो फोकस अब नौजवानों में से इसीलिए चला गया क्योंकि वो स्पोर्ट्स चला गया। अगर स्पोर्ट्स रख लोगे ना तो वो फोकस आ जाएगा। ये मैं तमाम के लिए कहता हूँ। अच्छा, मोटिवेशन भी इसी में होती है, क्योंकि आप क्या करते हैं, वो क्योंकि हम गली के क्रिकेट खेलने वाले लड़के ना, आपको गली में क्रिकेट नहीं मिलती, आप क्या करते हैं यार वो फलाने बॉलर को बॉल दे देता हूँ। आप होते आपकी उम्र है जो 16 साल 18 साल, मगर आप जो डिसीजंस लेते हैं वो आप सोचें आप बाबर आजम के लेवल के लेते हैं। बाबर आजम इंटरनेशनल लेवल पे लेता है ना कि मुझे बॉलिंग किसको देनी है, सरफराज उस वक्त डिसीजन, मगर आप उस वक्त गली के बाबर आजम होते हैं, आप गली के शाहीन शाह अफरीदी होते हैं। तो वो जो डिसीजंस होते हैं ना आपके स्पोर्ट्स के, वो आपको बताते हैं। या आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको तो माशाल्लाह बाइसेप्स देख के मैं भी कहता हूँ यासर के बाद तो ये भी सोचता हूँ कि आज मैंने 5 kg का ये लगाया था, तो यार मैं 15 kg का वो लगाऊं। तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। आज के लड़कों में ना स्ट्रेटेजी पबजी पे चली गई है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, मगर आपका फोकस खत्म हो गया। ई स्पोर्ट्स ने आपका जो गली स्पोर्ट्स था उसकी वजह से बहुत हद तक लड़कों का फोकस खत्म। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ और मैं इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम आपके साथ कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बच्चों को मैं देख रहा हूँ आजकल इंडोर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं, अच्छी बात है, ये अच्छा है इस पर। लेकिन ये है कि बड़े ग्राउंड्स, अब तो कराची में ग्राउंड्स भी नहीं बचे ना, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। तंजील साहब, सियासत ने क्या सिखाया? क्या नौजवान नस्ल को ये मशवरा दे सकेंगे इस वक्त कि सियासत की तरफ आए? मैंने सियासी जमातों को देखा कि उन्होंने अपना एजेंडा बनाया या इसको बुनियाद बनाकर लोगों को, नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। एक सियासी जमात ने कतई नज़र कि उसने क्या किया और फिर क्या होता रहा, उनके लीडर के साथ क्या हुआ, वो एक अलग कहानी है।
ताहम हुआ ये कि नौजवान उनकी तरफ जब उनकी तवज्जो मबजूल करवा ली गई तो फिर उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। ये क्या कल्चर है, ये क्या वाक़तन तमाम सियासी जमातों के अंदर है? अब नौजवान हमसे ये पूछते हैं जो हम उनके टीचर हैं कि हमें सियासत की तरफ आना चाहिए, आपसे ज़्यादा बेहतर और कौन मशवरा दे सके? ऑनेस्टली स्पीकिंग सही बताऊं यासर, अब तो मैं पहले कहता था, शायद आज आप मुझसे ये सवाल 3 साल पहले पूछते, 4 साल पहले पूछते, तो मैं कहता कि यस बिल्कुल आए और अपना हिस्सा डालें। अब मैं ये कहता हूँ कि यार ना हो, ना स्नैच तक हम आ चुके मैं आज मैं यकीन जाने रहे हैं कि सियासत की तरफ ना मैं 2015 का इलेक्शन जीता हुआ, 2018 का इलेक्शन चले हारा हुआ और एक एक एफिलिएशन रही, बट अब मैं सब नौजवान लड़कों को कहता हूँ कि यार नहीं आओ। देखिए अब मैं ऑन एयर आपसे अपनी बात करता हूँ, ठीक है? मेरे पास एक केस है, मेरा अपना ही केस है और कोई बड़ी बात नहीं है। केस ये है कि मैं सिर्फ नौजवानों को ही बोलता हूँ कि देखो पहले तुम अपने करियर पे फोकस कर लो, ठीक है, अपना करियर बनाओ। तुम्हारे पास अगर बैंक बैलेंस इतना है कि तुम अपनी रिटायरमेंट एज के बाद तुम अपने मेडिकल के एक्सपेंसेस उठा सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान फलाही इदारा नहीं है, आपको मेडिकल नहीं मिलता। आपके 40 साल के बाद आपकी आंखों में कैटरेक्ट आना है, आपकी रूट कैनाल्स होनी है, ठीक है, कैपिंग होनी है, इम्प्लांट होना है, शुगर बढ़नी है, डायबिटीज, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, ये सब के एक्सपेंसेस तुम्हें पता है जो तुम्हारे अपने घर में तुम्हारे पेरेंट्स के लिए जा रहे होंगे। तो क्या अगर तुम इस काबिल हो कि तुम ये सारे एक्सपेंसेस अपने 60 ईयर्स के बाद के लिए निकाल के रख देते हो, तो हमारे इतना पैसा कि तुम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हो, तो बेस्ट है, आ जाओ। और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो भाईजान पहले अपनी जिंदगी पे फोकस करो। उसकी वजह बता रहा हूँ। जब ऐसा हुआ, क्योंकि मैं जब पहला इलेक्शन लड़ रहा था, तो मैं एक अच्छी रिनाउंड कंपनी का ग्रुप ऑफ मार्केटिंग हेड था, ठीक है, और चूंकि मैंने एमबीए किया हुआ था तो और एक एक्सपीरियंस था, तो मैं मार्केटिंग हेड तक पहुंच चुका था। फिर जब मैं दूसरा इलेक्शन लड़ा तब भी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग हेड था और इंटरनेशनल फ्रेंचाइज का था, मैं नाम भी लेता हूँ, मैं बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, टीजीआईएफ, ठीक है, मैं उसका पूरा पाकिस्तान और सिंगापुर के साथ बैठे रीजन के साथ बैठ के काम करता था। एंड देन सडनली 2018 का इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद से लेके फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं दोबारा कॉर्पोरेट में स्टेप इन हो सकूं, ठीक है। मुझे जो सामने से हिट आती थी वही आती थी कि वो आइडेंटिफाई करते थे, नहीं यार आपका पॉलिटिकल करियर है, ठीक है। अच्छा, उसमें से एक दो जगहों पे आपको एक्सपीरियंस भी बता दूं, मैं तो ऑलरेडी जॉब ले भी चुका था, हो भी चुकी थी, और मेरे सामने ऑफर लेटर रखा हुआ था, तो मैं बहुत खुश था उस दिन, और मैं पेरेंट्स को बता गया था यस आई अगेन, खुद ही खुशी होती है। एंड देन सर्टेनली एक नाम होता है पैप, उसको कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सनालिटीज, ठीक है। उसके अंदर कुछ, अच्छा, ये पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सनालिटीज के नाम है। उसमें होता है कि इसमें कुछ ब्यूरोक्रेसी के नाम भी आते हैं जो 19 ग्रेड से अबव होते हैं, सिंगर्स के नाम भी होते हैं, पॉलिटिशियंस के नाम भी होते हैं। तो भाई क्यों अपनी जिंदगी को वहां जाके रोक रहे हो, जहां अगर तुमने अपना प्रोफेशनल करियर बनाना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, वहां जाके आप हिट कर जाते हैं। ये सिस्टम इस नौजवान नस्ल को सपोर्ट नहीं करता। अगर ये सिस्टम इस नौजवान नस्ल को सपोर्ट करे कि यार आप आए और अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में हिम्मत काम करना चाहते हैं, तो बेस्ट है। मेरा कहना यह है कि ये भी एक फ्यूडल लॉर्ड्स की एक सोच है कि यार पढ़ा लिखा तबके का लड़का अगर आ गया तो एक नई सोच लेकर आएगा, तो फिर मैं क्या जाऊंगा, मेरी औलाद कहां जाएगी, ठीक है। तो वो उन बापे काके या वो जो मेरे बुजुर्ग हजरात जो बैठे हैं जिन्होंने जिंदगी सियासत में की, जो 70s और 60s सियासत ही किए जा रहे हैं, उससे उन्होंने हवेलियां बना ली, कोठियां बना ली, तो वो ये चाहते ही नहीं है कि ये लड़का है। तो जब वो लड़का आके पॉलिटिक्स में आता है एंड देन वो अप्लाई करता है किसी भी जॉब पे, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, तो यार ये तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं फर्स्ट टाइम ये बात किसी चैनल पे बैठ के कर रहा हूं, क्योंकि ये मैं फेस कर चुका हूं। मैं इसलिए नहीं कहता था कि यार चलो ठीक है, मैं कोशिश करता कि लोग आए, बट अगर अब तुम इस सिचुएशन पे चले जाओगे तो यार एक लड़का कहां जाएगा, उसको अपने घर के बिजली के बिल देने, कराची इलेक्ट्रिक का बिल कैसे देगा भाई, वो वापडा के या हैस्को पैस्को के पैसे देगा, जब वो एट दी एंड उसने तो अपना घर चलाना है ना यार। अगर मैं ही अपना घर नहीं चला सकूंगा, और सियासत नाम है खिदमत का, मैं खिदमत तब करूंगा जब मैं स्ट्रांग होऊंगा, जब मैं ही स्ट्रांग नहीं होऊंगा तो मैं खिदमत कैसे करूंगा। तो मैं अब नौजवान नस्ल को ये कहता हूं यार, इंपॉर्टेंट ये कि पहले अगर तुम्हारे पास तुम्हारे फंड्स हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, सीधी सी बात है, इकोनॉमिक सिचुएशंस है, तुम्हारी वेल्थ है या इनहेरिटेंस से वेल्थ है, तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है मैं कर जाऊंगा, और तुम्हारी नीयत अच्छी है, तुम कुछ करना चाहते हो इस मुल्क के लिए, जमीन के लिए, डू गेट इट, ठीक है। नहीं तो फिर मत आओ, अपना करियर बनाओ। अब तंजील, यही सवाल अब नौजवान उठते बैठते पूछते हैं, प्रोग्राम्स के जरिए हम तक पहुंचाते हैं। ये जो हमारे बच्चे बड़ी तेजी से मुल्क बदर हो रहे हैं, ब्रेन ड्रेन है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि मैं अक्सर ये प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये अच्छी बात है, अगर आपके पास यहाँ मौक़े नहीं है, आपसे ज़्यादा किसने इसको फेस किया होगा या हमसे ज़्यादा, कि यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ डिप्लीट हो गई, तो क्या ऐसी सूरत में अगर नौजवान बाहर जा रहे हैं तो क्या ये गलत है? ये आपकी मैं राय जानना चाहूँगा, आप क्या सोच रखते हैं, क्योंकि आपके तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं।
ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ दिनों से मैं भी था, तो मुझे वहाँ पे स्टूडेंट्स मिलते थे काफ़ी, और दूसरी कंट्री में मुझसे सवाल होता है क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो आप यकीन जाने, मैं कहता हूँ कि यार अगर तुम्हें लगता है ये खुशी है कि तुम वहाँ जा सकते हो, बस सिर्फ एक काम ये करना, जब कहीं भी जाओ, मैं पाकिस्तान को मत भूलना। वाह, ठीक है, क्या अच्छी बात। पाकिस्तान को मत भूलना। मैं अब अक्सर और बेशतर ये कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मैं भी सबसे कहता हूँ नौजवान नस्ल से, तुम अगर तुम्हारी उम्र कुछ भी है, तुम किसी के बड़े भाई बन के देखो, वो बड़े भाई बनो जिस तुम्हें अल्लाह ने एक बड़ा छोटा भाई दिया होगा, मैं किसी ऐसे के छोटे भाई बनो ना जिसके पास अल्लाह ने बड़ा भाई नहीं दिया। क्या अच्छी बात। ठीक है, तुम किसी को फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, मोरली इमोशनली तुम उसको सजेशन एडवाइस तो दे सकते हो ना, उसके करियर पाथ पे तो ला सकते हो ना, किसी के सर पे हाथ रख दो। इंपॉर्टेंट ये है कि यार आप किसी की हेल्प करें। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लड़के जा रहे हैं, लड़कियां जा रहे हैं, अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए जा रहे हैं, अपने फ्यूचर इंडिवर्स के लिए बिल्कुल जाए, काम करें, मुल्क ना भूलें। ठीक है, मुल्क में जरूर आए, अपना जो भी आप कमा रहे हैं बाहर, आप अपने पेरेंट्स के लिए पैसे भेजते हैं, आप कोशिश करें कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। मैं अगेन ये कहता हूँ, यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन बात है, मैं किसी भी पे नहीं जाता कि आप किसी को खाना खिलाएं, मगर मैं कहता हूँ यार किसी की तालीम के लिए उसको किताबें तो खरीद के दे दो। ठीक है, किसी, हाँ मतलब आप ये तो कहना कि यार तुम, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, तुम उनको ये तो बताओ तुमने मैट्रिक में साइंस लेनी है कॉमर्स लेना है, ठीक है, या इंटर में तुमने साइंस लेनी है कॉमर्स, आप ये तो सजेशन दे सकते हैं ना। आप किसी को ये तो बता सकते हैं कि फलानी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए तुमने तैयारी कब से स्टार्ट कर लेनी है, या ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त बहुत बड़ी ऐसी तादाद है स्टूडेंट्स की, बच्चों की, जिन्हें यही नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप भले जाएं, आप जा रहे हैं, आप जाएं, आपका फ्यूचर है, आप बिल्कुल आइडेंटिफाई करें, पैसे कमाएं, अपना फ्यूचर बनाएं, मगर उसके साथ साथ अपने साथ जो तुम्हारी एक सेकंड कैटेगरी पे, या तुम्हारे साथ जो दूसरे बच्चे, यानी कि एज में सेकंड कैटेगरी जो बच्चे बैठे हुए, तुम उनके बड़े भाई बन जाओ, बड़ी बहन बन जाओ। ठीक है, उनके साथ सपोर्ट करो। मैं भी ये कोशिश करता हूँ, मैं जब इंटरनेशनल लेवल पे बैठता हूँ, लोगों के साथ बात करता हूँ, तो मैं सबसे कहता हूँ यार कोई ऐसा प्रोग्राम, हम भी सोचते हैं, आपके पास कोई राय हो, यासिर से कांटेक्ट करें, मैं यासिर से कांटेक्ट में रहता हूँ, ये कोई ऐसा सिस्टम बनाओ ना कि जिसमें ये आइडेंटिफाई कर सके कि आज जो बच्चा मैट्रिक या इंटर में है, तुम उसको क्या गोल दे सकते हो, क्योंकि इस वक्त मैट्रिक इंटर का बच्चा भी सोचता है मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। अच्छा, एक और भी इसमें मसला है, मैं भी तंजील साहब से इसके बारे में भी बात करूंगा। आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, खासतौर पे नौजवानों के लिए बड़ा ज़रूरी है ये सारी गुफ्तगू सुनना, इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं जिसको आपने केटर करने हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो तंजील साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तंजील अब्दुल रऊफ साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी, बहुत सारे मामलों की निशानदेही कर रहे थे नौजवानों के मसाइल के हवाले से। तंजील साहब, कराची से बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है आपकी भी और हमारी भी, तो सवाल ये अक्सर पूछा जाता होगा, आपसे भी, हमसे भी पूछा जाता है, यार आपके पास भी तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप क्यों नहीं चले जाते कहीं, और आपके पास तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर मसरूफ़ अमल हैं, सरगर्म अमल हैं, क्यों, क्या है ये जज्बाती वाबस्तगी, और इसकी वजह क्या बनती है? ये ऑनेस्टली पता नहीं, मोहब्बत है, एक अनजानी सी मोहब्बत है। अच्छा, लिटरली मैं कल रात भी ऐसी ड्राइव कर रहा था कारसाज रोड पे ना, रात को लेट नाइट, चुड़ैल वाली सड़क यार। अच्छा, मैं तो यही करता हूँ, मैं रात को ना अक्सर बिस्तर रोड पे निकल जाके, आप ना एंजॉय करते हैं, मतलब मुझे ना वो करा। अच्छा, मुझे खुशी होती है जब मैं जाता हूँ, मैं भीड़ में, लोग कहते हैं ना, हम कहते हैं, मैं कहता हूँ जब लोग भीड़ में जाके कहीं रेस्टोरेंट के बाहर बहुत ट्रैफिक होता है ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है यार, देखो कितने माशाल्लाह ये लोग हैं जो खुश हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, इस दौर में जहाँ नफ्सा नफ्सी का दौर है, ये खुश हैं अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ, अहबाब, मीटिंग्स हो रही हैं, मगर एटलीस्ट खाना खा रहे हैं। यार एक चाय पराठे के ढाबे पे बैठे हुए, आप सोचें कोयटा उनाबी होटल हो या कोई कैफे पे आला चले जाओ, आपको एक कसीर तादाद बाइक्स दिखती हैं, इतनी बाइक्स आपको अकबर रोड पे नहीं दिखती, इतनी आपको वहां दिखती है। लोग बैठे हुए क्या करते हैं, लड़के बैठे हुए, दोस्ती यारी, ये चीजें आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखती। ये मोहब्बत है आपसी। मैं कह रहा हूं आज भी हमारा वो जो कराची की जो बॉन्डिंग है ना, इतनी महंगाई, इतनी नफ्सा नफसी, इतना अल्लाह रहम करे कि यार मोबाइल स्नैचिंग में लोगों को मार दिया जाता है, अफसोस के साथ होता है, मगर फिर भी जो वो जज्बा है ना लड़कों का, अब मैं, अच्छा यकीन जाने, मैं तो पता ये सोचता हूँ, मैं क्योंकि मेरा अभी रिसेंटली बड़ा आना जाना हुआ, मैं कहता हूँ कराची के लोगों का ईमान का लेवल ना अल्लाह ताला ने अपने पास कहीं अलग रखा होगा। यार आप सोचो, रमजान में अल्लाह रहम फरमाए सब पे, जिन यार स्नैचिंग करते हुए जिस तरह मार रहे थे, तो यार माएँ कैसे अपने बच्चों को, अच्छा हमारे को होता है ना डर होता है, मगर अम्मा क्या कहती, कोई बात नहीं बेटा,
मतलब वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ बराबर बाहर भी जाता है, बैठता भी। चंद माएँ होती हैं जो, चंद बच्चे होते हैं जो रह जाते हैं, मगर यूजुअली लड़का जो है ना वो निकल जाता है कहीं ना कहीं से ना, बिल्कुल घर ऐसा ही की दीवार से आए यहाँ गए, दोस्तों के साथ बैठे हुए। मगर मुझे खुशी इस बात की होती है कि देखो यार, ये वो मोहब्बत है, लोग डरते नहीं है। ठीक है, मौत बरहक है मगर ऐसी नहीं। ठीक है, किसी की स्नैचिंग करते हैं वो तो खैर जो ये हरकत करता है जहन्नुमी की भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाके अल्लाह उसके साथ लेगा। किसी की किस तरह जान ले सकता है कोई। मगर यासिर वो जो उसके बरक्स अगर तुम ये कहानी देखो ना कि यार लोग बैठते तो हैं, मोहब्बत तो है, चाय के एक प्याली के बाद मैं उस दिन बैठा था दूसरा चाय पी रहा था, तो मुझे आज भी वो, अच्छा हम चूंकि अब अल्लाह का शुक्र ऐसी जगह पर आ गए कि अब दोस्त हम बोलते हैं यार मैं दे देता हूँ इस दफा के पैसे ना, मगर आप जब बैठ के पुरानी टेबल पे देखते हैं जहाँ मैट्रिक के लड़के बैठे हुए, मैंने परसों मैंने दिए थे, आज मैं नहीं दूंगा, आज तू देगा। ठीक है, मगर वो मोहब्बत है, क्योंकि ये मोहब्बत तो हमने भी मैट्रिक के लेवल पे देखी थी जब, तो अल्लाह करे कि ये याराना दोस्ताना हमारे कराची आइट के जो लड़के उनके आपस में ना ये बरकरार रहे, ये आपसी लड़ाई झगड़े ना करें। वो जो मोहब्बत है ना वो किसी मजहब की बेस पर हो, ना फिरका के बेस पर हो, ना सियासत की बेस पर हो। दोस्ती मोहब्बत आपकी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। तो अल्लाह करे कि यार ये तो हो, ये तो मुझे बड़े, ये तो है बिल्कुल ऐसा ही है। तंजील साहब ये फरमाइए, कोई गिला है सियासत से, सियासत छूट जाने से या छोड़ देने से, क्योंकि एक बड़ी तवील अरसे तक वाबस्तगी रही है, अपना वक्त दिया है, अपनी उम्र का बहुत सा सियासत की नज़र किया जो शायद हर कोई नहीं कर सकता, और सियासी जमात भी ऐसी कि कराची शहर में रहते हुए उसके साथ वाबस्तगी होना बड़े पहले तो एक ज़माने में एक खौफ की अलामत समझा जाता था, और वहाँ पर एक पढ़ा लिखा नौजवान जाकर चला जाए और उम्र का एक बड़ा हिस्सा भी दे दे, और फिर वहाँ से दिल बर्दाश्ता होकर, ये तो मुझे नहीं पता कि दिल बर्दाश्ता है, वो तो मुझे पता है नहीं हुए होंगे माशाल्लाह, अब ऐसी आपको अल्लाह ने वो दी है, क्या वाक़तन ऐसा हुआ है? आगे आने का कोई इरादा, कोई सोच ऐसी है अभी भी बाकी? ये ज़रा फरमाइए। बड़ा सवाल। देखिए मैं फर्स्ट टाइम ही आज आया हूँ तो चैनल पे बहुत अरसे बाद। अच्छा यासिर, यकीन जाने मैं बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा था और हूँ अभी भी, ठीक है, माशाल्लाह। हाँ मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर कर चुका। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं, चूंकि मैं कॉन्सेप्चुअली अगर देखें आप, दुनिया किसी ना किसी एंगल से चलती है ना, आपको एक सोच रखते हैं, तो उस सोच के अगेंस्ट, उस सोच के साथ तो मैं आज भी हूँ। ठीक है, वो सोच बिल्कुल अच्छी है। 98% एम्पावरमेंट होनी चाहिए लोगों की, आपके हुकूक आपके घर की दहलीज पर होने चाहिए। मैं इन तमाम चीज़ों के साथ हूँ। तो मैं अगर मैं ये कहूँ कि मैं अलग हो गया तो इसका मतलब फिर मैं तो एक अलग सोच रखता हूँ, नहीं, मैं सोच तो वही रखता हूँ, सोच के साथ तो मैं हूँ, बिल्कुल मैं वही हूँ। और एक्टिव पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों के काम नहीं आ सकता। जब तक मैं लोगों के काम आ रहा था तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं, लोग मुझसे तवक्को रखते हैं, मुझे कॉल करते हैं। मैं आपको यकीन जाने, मैं आज भी अपने घर की, अपने मोहल्ले की बात बताऊँ तो लोगों में वहाँ पे एक सीवेज का इशू चल रहा है। ठीक है, मैं लोग मुझसे तवक्को रखते हैं कि उन्हें पता है ये तंजील का घर है, वो बैल बजाएंगे तो तंजील भाई बाहर आएंगे, नहीं तो उन्हें मैसेज पहुँच जाएगा। मुझे अफसोस होता है यार अब मैं नहीं काम कर सकता। मैं कॉल करता हूँ, मैं भी आगे कॉल करता हूँ, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट ही करता हूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई मतलब हरबा नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं अच्छा तंजील भाई हो जाएगा जी इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, और बाद में मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा होता हूँ क्योंकि काम ही नहीं हो रहा। सो इम्पॉर्टेंट ये कि यार मुझे पता है कि यार वो काम नहीं हो रहा है, वो चीज़ों की ब्लॉकेजेस आई हुई हैं। ठीक है, जब तक मैं खुद नहीं समझूंगा कि यार मैं लोगों के काम आ सकता हूँ तो मैं अपने आप को पे पेश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यकीन जाने, मैं दिल से बोल रहा हूँ, सियासत को इबादत समझ के किया है। मगर मुझे जिस दिन अंदाजा हुआ कि नहीं, सियासत में मुनाफिकत का एलिमेंट ज़रा ज़्यादा बढ़ जाता है या आप ज़्यादा मुनाफिक बन जाएंगे तो आप बहुत अच्छा हो जाएंगे, तो मैं मुनाफिक नहीं बन सकता। मैं किसी के खिलाफ, मैं खामोखा, मैं, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, उन सर्टेन प्रिंसिपल्स से तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा ही नहीं। ठीक है, ये सर्टेन प्रिंसिपल्स तब भी थे जब हम बहुत ज़्यादा पावर में होते थे ना, तब भी मेरे कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स थे। मैं आई डोंट नो मैं बता सकूँ, मतलब मेरे सर्टेन प्रिंसिपल्स ये थे, मैं आपको मज़े की बताता हूँ, चले आप शायद बता देता हूँ, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। मेरे सर्टेन प्रिंसिपल्स थे। उस जमाने में ये कहा जाता था कि जी आपने जो है वो हज, वो अपना ज़कात और फित्रे की जो हम लेते थे, मैंने मना कर दिया करता था। मैं उस जमाने में मना कर दिया करता जिस जमाने में कोई मना भी नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं, इसलिए मेरा सर्टेन प्रिंसिपल था यार, मेरे दीन में मुझे जो सिखाया गया है कि मैं ये बता देता हूँ कि मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जी मैं ये जमा कर रहा हूँ, आपको देना आप आ जाएं, मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास, क्योंकि उसकी आंखें मुझे किसी और नजरिए से देखें ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरा सर्टेन प्रिंसिपल है। आप एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, माई वे और हाईवे, ठीक है, सिंपल इज दैट। और मेरा जो माय वे है वो अकॉर्डिंग टू दीन इस्लाम है।
ठीक है, मैं इससे आगे की बात नहीं कर रहा। जो मेरी परवरिश हुई है मैं उसकी बात करूंगा। तो मैं उस सर्टेन प्रिंसिपल्स का मालिक हूँ, ठीक है। अब आप उसको कहें कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, हर किसी का अपना राइट है बोलने का। मैं इस बारे में क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। जब मैं किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकता, मुझे भी कोई क्वेश्चन ना करे। तो मैं सिर्फ एक बात ये कहता हूँ आज की नौजवान नस्ल को और आज के नौजवान लड़कों को, अच्छा चूंकि ट्विटर पे, हर जगह पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ट्रोलिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है। अब बीच में ऐसा हुआ, अब तो मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे साथ के लड़के ना, मैं उनसे उलझता भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं उनसे भी कहता हूँ किसी और से अपनी हम उम्र से मत उलझो। वजह बता रहा हूँ, यासिर जैसे फॉर एग्जांपल आप लीडर ए के फैन है, मैं लीडर बी का फैन हूं, लीडर और लीडर बी आपस में लड़े तो भाई मैं तुम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? ठीक है, मेरा तुम्हारा लेना लड़ना क्यों है इस बात पे कि तुम लीडर ए के फैन हो, मैं लीडर बी का फैन हूं। तो यार ये लीडर ए लीडर बी के फैनशिप पे तो काम नहीं हो रहा ना भाई। फिर तुम्हें अल्लाह ताला ने अकल क्यों दी है? फिर तुमसे ज्यादा तो फिर वही बंदा ना जो अंगूठा छाप है या जिसकी अकल मफलूज है, तो फिर ब्लाइंड फॉलोइंग है। तो फिर तुम क्यों कराची, फिर अपने आपको कराची हाइट में बोलोगे? कराची हाइट बोलोगे तो कराची हाइट ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करता यार, वो सोच के समझ के करता है। अच्छा, सोच समझ के करने में आप हमेशा ये आइडेंटिफाई करें जो आपका लीडर है वो इंसान है, माज़अल्लाह खुदा नहीं है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है, माज़अल्लाह वो कोई नबी नहीं है, माज़अल्लाह कोई ऐसी जगह नहीं बैठा हुआ जिससे गलती नहीं हो सकती। यार तमाम लीडर से गलती होती है। ठीक है, ये सोचो कि क्या तुम्हारा लीडर गलतियां मानता है? क्या तुम्हारा लीडर गलतियों के ऊपर आके सॉरी करता है? अगर तुम्हारा लीडर गलतियों पे सॉरी नहीं करता और उसकी ईगो इतनी बड़ी है, तो फिर तो वो तो ईगो की नजर में अपने तमाम पीछे के जितने उसके फॉलोअर्स हैं, उन सबको रगड़ा लगा देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और यही हुआ है अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, एक लीडर अपनी ईगो, अपनी अना की भेंट चढ़ा दी। यार आप ईगो ना, जो लीडर होता है ना, लीडर को तो टहनी बनना चाहिए। अगर तुम दरख्त बने रहे तो उठा के फेंक दिया ना तूफान ने। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप उस सॉरी बोलना सीख जाएं, आप माजरत करना सीख जाएं और आप ये कहें कि यार मैं पेशावर सियासतदान नहीं हूं, मेरे अंदर गुट्टी में नहीं भरी तो मुझसे गलतियां होंगी, मगर ये सोचो मेरी नीयत अच्छी है, मैं काम कर रहा हूं। या तो तुम्हारी नीयत खराब है, ठीक है, या तुम्हारी ईगो बहुत ज्यादा है। तो मैं अक्सर और बेशतर जो फॉलोअर्स हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, देखो तुम्हारा और मेरा यार ना, देखो ना हम 65 की जंग में थे, ना हम 71 की जंग में थे, ना 73 के आइन में थे। बिल्कुल सही है। ठीक है, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 73 का आइन बनाया, 71 की जंग, मतलब पाकिस्तान 2 हिस्से टूट गया, यार मेरी तुम्हारी जनरेशन की तो गलती नहीं है, गलती तो सब बड़ों की है। उन बड़ों में से किसी एक ने आके माफी मांगी? मैं कहता हूं कि उन बड़ों में से सोचो कि उस वक्त के अदलिया के जो भी चीफ जस्टिस, कोई तो हयात होगा या कभी तो आके माफी मांग लो, कोई तो वजीर आजम माफी मांग ले, कोई तो सदर मुमलिकत माफी मांग ले, कोई तो कोई लीडरशिप, कोई माफी नहीं मांगता मुल्क से। मगर यहां माजरत के साथ एक वर्ड चूरन तमाम लोग देते हैं। अच्छा, अब और उसके चक्कर में क्या होता है, जो आपके वर्कर्स होते हैं उनके दरमियान में कशीदगी हो जाती है, और इतनी जाहिलों वाली कशीदगी है जिसका कोई हासिल उसूल नहीं है। या मैंने तुमसे कोई 100 रुपए लेने, या तुमने मुझसे कोई 100 रुपए देने नहीं देने, मगर अपनी सियासी, अपना जहन खोलो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अच्छा, अब तो मैंने एक और चीज करनी शुरू कर दी। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लीडर ए के बड़े फैन हैं, ठीक है भाई आप फैन हैं, आपका लीडर ए कहां से पढ़ा जी, आप भी वहीं से पढ़े ना। अगर आप इतने बड़े फॉलोअर हैं तो आप तो उसको फॉलो करेंगे ना। Exactly. ठीक है, हम जब ये कहते हैं कि यार मैं लीडर बी को फॉलो करता हूं, तो भाई मैं तो उसको मानता हूं, तभी तो मैं उसको फॉलो करता हूं। ठीक है, तो जब मैं उसको फॉलो करता हूं तो फिर मैं उसके नक्शे कदम पे क्यों नहीं चलता? ठीक है, जब नक्शे कदम पे चलोगे ना तो यकीन जाने आधे से ज्यादा जो फॉलोअर्स है ना, वो अपने लीडर से पता है क्या पूछेंगे? भाईजान ये V8 कैसे आई, वाह, ये प्राडो कैसे आई, इस रीवो में डीजल कहां से डलता है, इस तुम्हारे घर में तो यूपीएस भी है और जनरेटर भी है, एटीएस लगा हुआ, मेरे घर में तो जब लाइट जाती है तो गैस के सिलेंडर के भी पैसे नहीं है। फिर पॉलिटिकल वर्कर अपने लीडर से सवाल पूछेगा, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर ये तो जाने कि यार ये मेरा लीडर है ना, मैं मुझे जैसा बनना सकेगा ये पाकिस्तान में, यार यही करवाना है अब मुझे। अब मेरी जुस्तजू भी यही है। ये तो जो बच्चे हैं ये तो मुखालफत का सामना करना ना इनको सिखाया गया, ना उनके अंदर वो बर्दाश्त है। ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं, मैं तो ये चाहता हूं कि ये चीज परवान चढ़े। ये तो आपने क्योंकि प्रैक्टिकली किया है ना, एग्जैक्टली। तो ये कैसे आएगी सवाल ये तो मुझे ऐसा खतरनाक सिचुएशन नजर आ रही है कि एक लीडर की फॉलोइंग में इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि अच्छे खासे जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी इस किस्म की बातें करते हैं कि मैं सोचने पे मजबूर हूं कि ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये पता मैं ये कहता हूं कि यार आपके एजुकेशन में मैं समझता हूं कि जो आपके मीडिया चैनल्स हैं उससे आप ना अब ये आवाज वॉइस रेस करो। ठीक है, ये आज नहीं होगी यार, 10 साल बाद तो होगी कम से कम, मगर कम से कम मुझे डायरेक्शन तो मिली कि 10 साल बाद मेरा पॉलिटिकल वर्कर या अवाम पूछेगी तो सही कि यार तुम तो कह रहे हो तुम्हारे नल में पानी आएगा, ये बताओ वीगो कैसे आई।
रीवो में बैठे हुए 4 जो गार्ड हैं जो इतनी बड़ी बड़ी गन्स लेके बैठे हुए हैं, इस गन का लाइसेंस के अंदर जो बुलेट, वो बुलेट कितनी महंगी है पता है? उस बुलेट के पैसे निकाल दो, दाल चावल आ जाए किसी के घर में। जी ऐसा ही है। अब अच्छा, आप लेके फिर रहे तो आपको किस चीज का डर है? अगर तुम लीडर हो तो डर किस बात का? तुम तो अपने लोगों में आए हो। जब तुम अपने लोगों में आए हो तो तुम्हें डर किस बात का? यानी कि तुम्हें अपने लोगों से ही खौफ है, तो तुम लीडर कैसे हुए? ये सवाल उठेंगे, मगर ये सवाल तब उठेंगे जब मेरे साथ का जो नौजवान लड़का है ना वो उठेगा। इसमें मैं आज, अब मेरी जो उम्मीद है, अब जो मेरी उम्मीद है वो उन बच्चों से है जो 2005 से लेके 15 के दरमियान या इसमें पैदा हुए, क्योंकि उनकी उम्र इस वक्त ना वो तकरीबन कोई 10 साल 11 साल 12 साल, और सोशल मीडिया, यार सवाल पूछो। अच्छा वो बच्चा सवाल पूछता है, मगर वो सवाल बच्चा ये तो पूछे, मैं फॉलो कर रहा हूं ना, तो मैं तो उस जैसा बनूंगा। जब मैं उस जैसा बनूंगा तो मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि यार लेट्स फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से बात करते हैं कि आप समझे कि जी मैं लियाकत अली खान का फॉलोअर हूं, या मैं अल्लामा इकबाल का फॉलोअर हूं, या मैं कायद आज़म का फॉलोअर हूं, ठीक है, तो भाई मैं उन जैसा तो बन जाऊं। क्या अच्छी बात, मैं उन जैसा बनूंगा ना। तो अब आप, अगर आप इस वक्त की दौरा हालात में आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं इस लीडर का फॉलोअर हूं, वो लीडर के पास गाड़ी है, घर है, वो खयाबान में रहता है कहीं, या वो इस्लामाबाद की किसी जगह रहता है, या लाहौर में कहीं डीएचए में रहता है, वो मकान कैसे आया? अच्छा उससे पूछो। मैं ये नहीं कह रहा आप उससे ये पूछें कि यार तुम उसका ऑडिट करने जाओ, नहीं 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 नहीं, आप ऑडिट ना करें, आप उससे पूछें यार मैं तो आपका फॉलोअर हूं सर, मैं तो आपका जैसा बनना चाहता हूं, आप मुझे ये तो बताएं ये आया कैसे, ताकि मैं भी ये हासिल करूं। क्या अच्छी बात है। अगर तुम ये करने लग गए ना कि मुझे ये हासिल करना है, यकीन जानो आपको बहुत सारे सवाल वहीं पता चल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है तंजील साहब। अब गुफ्तगू आपके साथ हमेशा ऐसी रहती है कि दिल तो नहीं करता, और वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक मैसेज, वैसे तो ये सारी गुफ्तगू ये तमाम ना एक मैसेज ही है, जैसे मैंने इब्तिदा में इसका तस्करा किया था, लेकिन आखिर में एक मैसेज, एक तो बड़ा स्पोर्ट्स वाला आपने काम की वो किया, बल्कि उसके ऊपर एक प्रोग्राम भी है, लेकिन एक जाते जाते भी एक मैसेज जरूर बस भाई सारे नौजवानों के लिए, जहां हो वहां रहो, मेहनत करो। इस पाकिस्तान को जरूरत है, इस कराची को जरूरत है, इस लाहौर को जरूरत है, और दूसरी बात है ईमानदार रहो। ठीक है, हम सब में से ईमानदारी कहीं चली गई। मस्जिद के बाहर निकलने वाला जो फ्रूट वाला बेचता है ना, उसको भी ये तलकीन करो कि यार वो जो बट्टा रख रहा है वो 1 किलो का है या कितने किलो का है। यार हम सब में से ईमानदारी कहीं चली गई है। कुरान पाक को पढ़ो, जैसा भी है उसको खोलो और उसको रीड आउट करो। ठीक, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद साख्ता इतने इंटेलेक्चुअल हो। जब वो लड़का, एक 3 साल का लड़का जब इंडेक्स फिंगर से अपने टैब की स्क्रीन आगे पीछे कर सकता है ना, तो वो यार 12 साल का लड़का पता नहीं क्या क्या कुछ कर सकता है। सो यार आइडेंटिफाई करो, और कैपेसिटी बहुत है हमारे लड़कों में, है मौजूद है, कैपेसिटी बहुत है, और सब कर जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर ऐसा होगा। तंजील साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और बहुत ही अच्छी बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की है तमामी मामलात के ऊपर, और बड़ा खुशी भी होती है और हौसला भी मिलता है आपकी बातों से। हमें भी अपनी ये सब यासिर भाई की वजह से होता है कि ये यासिर भाई की जो है वो टॉपिक्स इतने अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।